नमस्कार दोस्तों संविधान के 75 साल आज पूरे होते हैं तो जाहिर है गर्व की बात है। संसद में जश्न भी मनाया गया, लेकिन क्या उस वक्त उत्तर प्रदेश में सुलगते संभल और करीब 1.5 साल से जख्मी मणिपुर पर कोई बात हुई होगी? संविधान के जरिए जो सबसे अहम काम किया जाता है वो है चुनाव, जिसे लोकतंत्र का पर्व भी कहा जाता है। इस अमृतकाल से पहले कभी आपने चुनावों को इस तरह कटघरे में देखा है क्या? चुनाव कराने वाले आयोग पर इतनी उंगली उठते इससे पहले कभी देखा है क्या? दोस्तों, जब बैलेट पेपर बर्बाद करने, बूथ लूटने की घटनाएं होती थीं, उस वक्त याद कीजिए, उस वक्त भी चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त कटघरे में खड़े नहीं होते थे। तो दोस्तों, आज संविधान के 75 साल के जश्न के मौके पर आम आदमी के संवैधानिक हक से ही जुड़ी एक कहानी सुनाता हूं और उसकी हकीकत भी देखिए, समझिएगा। एक व्यक्ति जब वोट डालने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचा तो उसे पता चलता है कि उसका वोट पहले ही डाला जा चुका है, पहले ही वोटिंग हो चुकी है उसके नाम पर। ऐसी सूरत में ज्यादातर लोग सिस्टम को कोसते हुए अपने घर लौट जाते हैं। कुछ लोग नाराजगी से एक कदम और आगे बढ़कर कंप्लेन कर देते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूं उसने शिकायत से लेकर अदालत तक हर जगह दस्तक दी, वकीलों की फौज खड़ी कर दी। पलक झपकते ही उस व्यक्ति की बात पूरे राज्य में फैल गई और उस जैसे हजारों लोग अदालत पहुंच गए। नतीजा ये हुआ कि चुनाव परिणाम आने के बाद नए मुख्यमंत्री की शपथ से सिर्फ चंद सेकंड पहले पूरे चुनाव ही रद्द कर दिए गए। आपको यह सुनकर हैरानी हुई ना? असल में यह एक फिल्म की कहानी है, साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म सरकार। लेकिन महाराष्ट्र में यह कहानी हकीकत भी बन सकती है, और अगर ऐसा हो जाए तो हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र में आए नतीजे भी हैरान करने वाले हैं। हो सकता है कि उनमें कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन महाराष्ट्र के जो हालात हैं और उसके नतीजों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो आंकड़े हैं, उसे विपक्ष तो क्या, कॉमन मैन भी सुनकर जरूर चौंक जाएगा, जरूर हैरान होगा। 288 सीटों में विपक्ष यानी महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टी मिलाकर, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, तीनों पार्टी मिलाकर महाविकास अघाड़ी की 46 सीट लेकर आती है और शरद पवार की पार्टी को सिर्फ 10 सीटें हासिल होती हैं। 8 सीट तो पवार साहब की पार्टी लोकसभा में ले आई थी। अभी जो कुछ 5-6 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें 8 सीटें ले आई। उसके लिहाज से भी कम 40 सीट बनती है विधानसभा चुनाव में। ऐसे नतीजों पर विपक्ष का हैरान होना और हैरानी से भी ज्यादा परेशान होना जाहिर सी बात है, क्योंकि सवाल सिर्फ जीत और सत्ता के ही नहीं है, सवाल लोकतंत्र और ट्रांसपेरेंसी का भी है। ऐसे में बताया जा रहा है कि नतीजों को लेकर शरद पवार की पार्टी के चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार चुनाव आयोग से लेकर अदालत तक हर जगह दस्तक देने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म में जो काम सुपरस्टार थलापति विजय ने किया, वही भूमिका रियल लाइफ में महाराष्ट्र में 84 साल के मराठा क्षत्रप शरद पवार अदा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी की लीगल टीम देश के जाने माने वकीलों और एक्सपर्ट से राय मशविरा कर रही है, क्योंकि शरद पवार की एनसीपी ही नहीं, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना सहित इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने भी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजों पर हैरानी जताते हुए वोटिंग और काउंटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। वैसे ये कहानी हकीकत बनने की राह में हरियाणा में एक कदम आगे भी बढ़ चुकी है। आपको याद होगा किस तरह पिछले महीने हरियाणा में जो नतीजे आए, उससे पहले एग्जिट पोल से लेकर आम पब्लिक तक कांग्रेस सरकार की गारंटी कर रही थी कि कांग्रेस सरकार यहां आ रही है हरियाणा में। याद होगा आपको, तमाम एग्जिट पोल में यह सामने भी आया था कि कांग्रेस सरकार यहां बना रही है। लेकिन नतीजों में 11% वोट शेयर बढ़ने के बावजूद कांग्रेस पिछड़ गई और बीजेपी बहुमत से
2 सीट ज्यादा लाकर लगातार तीसरी बार सत्ता में आ गई। मतलब बीजेपी ने हैट्रिक बना ली वहां। इन नतीजों और चुनाव आयोग से की गई मांग खारिज होने के बाद हरियाणा में कांग्रेस ने 14 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दी है। कुछ और उम्मीदवार के अलग से भी कोर्ट जाने की खबर है। चुनाव आयोग ने हरियाणा में उम्मीदवारों की जिस मांग को खारिज किया है और जिस ग्राउंड पर खारिज किया गया है वो दिलचस्प भी है और महाराष्ट्र के लिए अलार्म की तरह भी है। इसीलिए दोस्तों, महाराष्ट्र में अघाड़ी के नेता अगर नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं तो उन्हें वो गलती नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हरियाणा में चुनाव आयोग ने जांच की मांग को खारिज कर दी। दोस्तों, चुनाव की पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, ईमानदार और ट्रांसपेरेंट रखने के लिए आयोग ने कई नियम कायदे बनाए हुए हैं। इनमें से एक नियम यह भी है कि अगर किसी कैंडिडेट के नतीजों पर कोई शक या फिर सवाल होता है तो वो मशीन के वोटों का मिलान वीवीपैट वाली पर्ची जो होती है उससे करा सकता है। इसके लिए एक बूथ के लिए उसे 47,200 रुपए जमा करने होते हैं, 47,200 रुपीज। कोई गड़बड़ी नहीं मिली तो पैसा वापस नहीं मिलता है, लेकिन गड़बड़ी अगर मिल गई तो पैसा वापस आ जाता है, मिल जाता है पैसा। लेकिन इस जांच के लिए समय भी निश्चित है दोस्तों। नतीजे आने से 7 दिन के भीतर यह काम करना होता है, उसके बाद नहीं हो सकता यह काम। हरियाणा में जब कुछ कैंडिडेट्स चुनाव आयोग पहुंचे तो वो तारीख थी 15 अक्टूबर। हरियाणा के नतीजे आए थे 8 अक्टूबर को। कैंडिडेट्स का कहना था कि वो 7वें दिन ही पहुंच गए, लेकिन आयोग का कहना था कि 7 दिन की गिनती में नतीजे वाला दिन भी शामिल है। इस हिसाब से 7वां दिन 14 अक्टूबर को ही पूरा हो जाता है। वैसे लॉजिकली देखें तो नतीजे वाला दिन शामिल करने का कोई तुक नहीं बनता। उस दिन तो कई जगह देर शाम तक काउंटिंग ही होती रहती है, लेकिन इस पर बहस की जरूरत नहीं है दोस्तों। आयोग ने ईमानदारी से 7 दिन का हवाला देकर हरियाणा के कैंडिडेट्स की मांग को खारिज कर दी थी और उसकी मंशा कुछ और ही थी। इसे समझने के लिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, समझिएगा जरा। लेकिन महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के पास अभी पूरा समय बाकी है। महाराष्ट्र में रिजल्ट 23 नवंबर को आया है। चुनाव आयोग के 7 दिन के हिसाब को ध्यान में रखें तो यह तारीख होती है 29 नवंबर। मतलब 29 नवंबर तक पैसा जमा कर मशीन में पड़े वोटों को वीवीपैट पर्ची से मिलान की अर्जी देनी चाहिए। तब हो सकता है कुछ उसमें निष्कर्ष निकले। लेकिन अगर वाकई में आरोप से आगे बढ़कर कैंडिडेट्स सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, अगर उन्हें खुद पर भरोसा है, यहां समझिएगा दोस्तों, यहां सवाल सिर्फ जीत हार का ही नहीं है। अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे सामने लाने का यह सवाल है। लेकिन क्या महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के मुताबिक जो 7 दिन होते हैं उसके भीतर भी अगर अर्जी दाखिल हो जाए, पैसा जमा हो जाए, तो क्या आयोग वोटिंग वाले दिन मशीन में डाले गए वोटों का मिलान उनकी वीवीपैट पर्ची से करा देगा? यह बड़ा सवाल है। लगता तो है करा भी देगा, लेकिन नियम के मुताबिक करा भी देना चाहिए उसको। लेकिन यह बात सवालों के घेरे में क्यों है? इस मामले में भी चुनाव आयोग सवालों के घेरे में क्यों है? इसके लिए 5 महीने पहले हुए आंध्र प्रदेश के चुनाव से जुड़े एक किस्से से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी सरकार है, जिनकी बैसाखियों पर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी है। आंध्र प्रदेश के ओंगोल से 5 बार के विधायक रहे जगन मोहन रेड्डी की सरकार में मंत्री रह चुके बलिनेनी श्रीनिवास रेड्डी इस बार विधानसभा चुनाव हार गए। उन्हें टीडीपी नेता नहीं हरा दिया। नतीजों पर सवाल खड़ा करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने मशीन के वोट और वीवीपैट के मिलान की मांग कर दी। पैसा समय से जमा भी हो गया तो आयोग को एक्शन तो लेना ही था, लेकिन आयोग ने वोटिंग वाले दिन और वीवीपैट का मिलान करने की जगह नए सिरे से मॉक पोल कराकर उसमें पड़े मशीन के वोट और वीवीपैट का मिलान करके दिखा दिया कि मशीन
बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। आपको क्या लगता है, चुनाव आयोग ने सही किया दोस्तों, या फिर गलत किया? सच छिपाने की कोशिश की, कैसे? इसे आप बहुत आसानी से अपने साथ जुड़े एक उदाहरण से ही समझ जाएंगे। यह उदाहरण बातचीत के दौरान एक सीनियर साथी ने दिया है। मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं आप, और वो खराब खाना निकल जाता है। आप फौरन रेस्टोरेंट की ऑफिशियल कंप्लेंट भी करते हैं। फूड इंस्पेक्टर खाने की चेकिंग के लिए रेस्टोरेंट में आता है, तो रेस्टोरेंट मालिक नया खाना तैयार करवाकर जांच के लिए पेश कर देता है। जांच में खाना सही पाया जाता है और आपकी कंप्लेंट गलत बता दी जाती है। अब बताइए, क्या यह सही है? जांच का यह तरीका सही है? आप क्या कहेंगे? यही ना कि नया खाना नहीं, जो खाना मैंने खाया है उसकी जांच करवाओ। यही बात वोटों की जांच पर भी लागू होती है। जिस वोटिंग वाले दिन मशीन और वीवीपैट पर्ची के मिलान की बात हो रही है, जिस दिन गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं, जांच उस दिन की होनी है, न कि नए सिरे से मॉक पोल कराकर उसकी जांच का। आंध्र प्रदेश की इस घटना से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि असल में चुनाव आयोग वोटिंग वाले दिन मशीन की गिनती और वीवीपैट की पर्ची के आंकड़े का मिलान कराना ही नहीं चाहता। हरियाणा में 7 दिन के हिसाब को लेकर अर्जी ही खारिज कर देना भी इसी कोशिश का हिस्सा लगता है। यह मिलान ना कराने के पीछे चुनाव आयोग की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने का कोई स्पष्ट निर्देश अपने फैसले में नहीं दिया। आपको पता होगा, मशीन और वीवीपैट वोटों से मिलान की बात भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही संभव हो पाई। लेकिन अब कोर्ट के उस आदेश की व्याख्या भी चुनाव आयोग अपनी मर्जी से कर रहा है, जबकि सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला चुनाव प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट रखने और शक से बाहर रखने के लिए दिया था। लेकिन जिस बात पर शक है उसी की जांच चुनाव आयोग नहीं कराना चाहता। आपको यह भी बता दें कि मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उस फैसले में शामिल थे। दोस्तों, मैं कानून का कोई जानकार नहीं, लेकिन कानून के जानकार कहते हैं कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दायरे में भी लाया जा सकता है। वैसे आंध्र प्रदेश की घटना का सबसे दिलचस्प पहलू सुप्रीम कोर्ट के नाम से ही सामने आया। जब आयोग ने श्रीनिवास रेड्डी को बहलाने की कोशिश की तो ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी, और इसके करीब 15 दिन बाद ही रेड्डी साहब जगन की पार्टी छोड़कर पवन कल्याण की पार्टी में शामिल हो गए, जो आंध्र में टीडीपी के साथ सत्ता में ही है और बीजेपी के साथ एनडीए में भी है। और पवन कल्याण के 2 सांसद भी नरेंद्र मोदी की बैसाखी वाली सरकार का ही सहारा है। बात कुछ सर्कल सी लगती है, गोल चक्कर टाइप, लेकिन सारे समीकरण आप समझ सकते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद आयोग पर सवाल भी जाहिर है, और पहली फरियाद उसी के दर पर करना भी लाजमी है। महाराष्ट्र में काउंटिंग वाले दिन ही डोंबिवली सीट पर काउंटिंग के दौरान मौजूद उद्धव सेना के एजेंट ने मीडिया के सामने आकर गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इस एक घटना के अलावा भी बीजेपी जिस तरह कांग्रेस और उद्धव सेना की 15 से 20 सीटों पर सिमट गई, समझिएगा, 15 से 20 सीटों पर कांग्रेस और उद्धव सेना सिमट गई, उसे लेकर दोनों पार्टियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उद्धव के सेनापति संजय राउत ने तो पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ तक पर आरोप लगाए कि पार्टी तोड़ने के मामले में उन्होंने 2 साल में फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे की एक ऐसी सरकार सत्ता में बनी रही जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक माना था। लेकिन इन सारे आरोपों का मंजिल अदालत ही है। सिर्फ बोलने से तो कुछ नहीं होने वाला। फॉर्म 17C से लेकर फॉर्म 20 को अपलोड करने के सारे मामले राजनीतिक दलों के सामने होते हैं। बैटरी की चार्जिंग का मामला भी सबके रिकॉर्ड में रहता है। बैटरी चार्जिंग विपक्ष के आरोप का एक गंभीर मामला भी है। दिन भर की वोटिंग और 2 दिन के गैप के बाद काउंटिंग के वक्त मशीन की बैटरी का फुल चार्ज या फिर 90% तक चार्ज रहना भी चुनाव नतीजों की तरह हैरान करने वाला है।
इसका मतलब तो यही समझा जा सकता है कि जहां मशीन रखी गई उस स्ट्रांग रूम को खोला गया है, यानी मशीन से छेड़छाड़। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से बैटरी चार्ज हो जाती है। दलील यह भी कम हैरान करने वाला नहीं है। चुनाव आयोग के तरीकों और चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने वाले सिविल सोसाइटी के एक सदस्य और एक्टिविस्ट राजशेखर राव भी कई गंभीर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि मशीन से कुछ निश्चित समय के लिए गड़बड़ी करने की पूरी गुंजाइश है और उसके बाद मशीन को फिर पहले जैसी पोजीशन पर ही रखा जा सकता है। लेकिन मशीन में पड़े एक्चुअल वोट जो वीवीपैट में दर्ज हुए हैं वो पर्ची में छप जाते हैं, उन्हें बदल नहीं सकते। शायद इसीलिए गड़बड़ी की शिकायत पर आयोग पर्ची से मिलान करने से कतराता भी है। दिल्ली में ऐसे कई एक्टिविस्ट एडवोकेट्स ने इसका विरोध प्रदर्शन किया इस पर। हालांकि एक फैक्ट यह भी है दोस्तों कि राजनीतिक दलों की ओर से जितनी जोर शोर से आरोप लगाए जाते रहे हैं उतनी ही ताकत से कानूनी लड़ाई अभी तक नहीं लड़ी गई है। यह काम सिविल सोसाइटी, एक्टिविस्ट्स और मीडिया से जुड़े कुछ लोग ही कर रहे हैं। अब हरियाणा में कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंची है तो महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। अगर शरद पवार की पार्टी के सारे उम्मीदवार, समझिएगा सारे उम्मीदवार, और उद्धव ठाकरे की पार्टी के सारे उम्मीदवार कांग्रेस, एसपी और सीपीएम यानी पूरे इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट्स को देख लें तो उनकी संख्या 239 पहुंचती है, सत्ताधारी महायुति के कुल कैंडिडेट से भी ज्यादा। तो दोस्तों, संविधान दिवस के 75वें जश्न को आप कैसे देख और समझ सकते हैं, क्योंकि यह पूरा संविधान आपके लिए ही है, सभी के लिए है। लेकिन महाराष्ट्र में आज उसकी सच्चाई एक हफ्ते के दायरे में सिमटी है। हरियाणा में वो समय निकल गया तो लोकतंत्र के सवाल पर ही सवाल बने रह गए। अब कोर्ट से कुछ निकले तो निकले, वरना 75 साल का जश्न ही संविधान की याद है। जबकि चुनाव आयोग का 24 घंटे 365 दिन सिर्फ यही काम होना चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा, जनता का भरोसा लोकतंत्र पर बनाए रखने का जतन। चुनाव आयोग इस महान सेवा के लिए ही तो बना है। कोर्ट में भी लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूत पैरवी और सही सबूत देने होंगे, वरना तो हाल कुछ ऐसा ही हो रखा है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। दोस्तों, ज्ञान बढ़ने से अंधेरा छटता है। लेकिन संविधान की इतनी रोशन किताब के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव दर चुनाव सिर्फ सवाल दर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। जिन शब्दों को वोटर्स और आम लोगों ने कभी नहीं सुना, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्हें सुनकर इलेक्शन प्रोसेस समझ में आने की जगह और उलझता हुआ नजर आता है। अब जब ये सवाल अपनी हाइट पर पहुंच चुके हैं तो इनका जवाब देना भी विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही क्यों ना हासिल हो। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको, हमारा ये पूर्ण विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर एक खबरों का पूरा विश्लेषण आप तक पहुंचता रहे। आप हमारे किसी भी वीडियो को देख लीजिए, पीछे जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं सभी वीडियो में संपूर्ण विश्लेषण है और जो आपका ज्ञान भी बढ़ाएगा। हर वीडियो में ज्ञानवर्धक चीजें डाली गई हैं, बताई गई हैं, रिसर्च बहुत ज्यादा हमारी टीम ने किया है। हाँ, बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर एक खबर आप तक तुरंत पहुंच जाए। जैसे ही इधर खबर अपलोड हुई उधर आप तक पहुंच गई। बहुत बहुत धन्यवाद।